लेकिन इसी के साथ यार सबसे पहले बात करते हैं व्यूज अर्लिंग ब्रॉट हालांड की। अब देखो यार इसके रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ब्रेकआउट हुई है, जहां पर ये बताया गया कि अर्लिंग ब्रॉट हालांड डज नॉट प्रेफर अ मूव टू प्रीमियर लीग, यानी कि वो प्रीमियर लीग के मूव में इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पर उसने अपने एजेंट यानी कि मिनो रायोला द सांट को यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन ब्रेकआउट की है कि आप जितना हो सके उतना मूव पुश करें एक ला लीगा क्लब के लिए। और आपको पता है कि ऐसे में ला लीगा के सिर्फ 2 ही क्लब्स हैं जो कि हालांड में इंटरेस्टेड है और पॉसिबली उसको साइन कर सकते हैं, वो हैं यहाँ पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। अब फटाफट से यार हम लोग बात करेंगे क्या प्रोज और कॉन्स है, और पर्टिकुलरली आज के एपिसोड में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो रियल मैड्रिड की तरफ से। लेकिन क्योंकि यार देखो बिना बार्सिलोना के यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती। सबसे पहले देखो बात करते हैं बार्सिलोना की, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा कॉन्स है ना वो यार ये है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई जावी इंटरेस्टेड है, लेपोर्टा इंटरेस्टेड है, मिनो रायोला के साथ कोई 3-5 कर सकते हैं, वो हालांड आ सकता है, ये सारा का सारा वेस्ट होगा अगर वो यहाँ पर ऑफलोड नहीं कर पाए प्लेयर्स को, विच इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो यार इसके पीछे लॉजिकल चीज़ें ही हैं कि एक तो आपने ऑलरेडी फेरन टोरेस को साइन कर लिया है, जिसमें भी गरीमत है कि सर्जियो एग्यूरो और 2-3 चीज़ों के कारण ही ये पॉसिबल हो पाए। उसके बाद हालांड अगर आएगा भी तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी दी ओनली प्लेयर जो कि बार्सिलोना साइन करेगी, वो और भी प्लेयर्स को साइन करेगी। और ऐसे में ये इम्पॉसिबल है अगर आप अपने प्लेयर्स को ऑफलोड नहीं कर पाए। 2 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सैमुअल उमतीती और फिलिपे कुटिन्हो, इनका जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं रियल मैड्रिड के प्रोस की, जो कि बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं रियल मैड्रिड को। और आज के एपिसोड में हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि एक्चुअली में लेटेस्ट अपडेट्स हैं रियल मैड्रिड के कैंप से। सबसे पहले यार ये हुआ है कि रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई है, जहाँ पे डिसाइड और एक कंक्लूजन पे पहुंचा गया है कि भाई आपके पास जितना भी पैसा है आप रियल मैड्रिड के अटैक में लगाओ, आप उसको बुकाटी बनाओ। क्योंकि देखो ऑलरेडी मतलब अटैक तो देखो ऑलरेडी बुकाटी, आप जस्ट उसको अपग्रेड करो। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से यार अराउंड 400 मिलियन तक की डील पहुंच सकती है हालांड वाली, ओवर द 3-4 साल की बात कर रहे हैं, और रियल मैड्रिड उसको देने के लिए भी तैयार है। यानी कि आप मान के चलो कि रियल मैड्रिड की जो अंदर की खबर है ना, मतलब कंट्रास्ट दिख रहा है बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की सिचुएशन में, रियल मैड्रिड कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में हालांड को साइन करने के लिए। इसी के साथ ही दूसरी चीज़ है ना वो यार ये है कि देखो आप अगर मेरे चैनल के एक्टिव मेंबर हो तो हमने लगातार इस पे बात की है कि कोई भी क्लब जो हालांड को साइन करेगा ना उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है मिनो रायोला। क्योंकि मिनो रायोला एक्चुअली में बहुत श्रूड नेगोशिएटर है, वो डिमांड्स भी रखेगा, प्लस उसकी जो खुद की डिमांड्स होंगी, चाहे कमीशन की बात करें, जो भी चीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड और सॉलिड होंगी। ऐसे में रियल मैड्रिड ने इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया कि वो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मिनो रायोला की कमीशन को या फिर उसकी डिमांड्स को मानने में, वो बिल्कुल ईजी है एंड दे आर एक्चुअली विलिंग टू नेगोशिएट विद मिनो रायोला। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और प्रो की, और वो है प्लेयर एम्बिशन की। अब मैंने आपको यार ये तो बता दिया कि एक्चुअली में अर्लिंग ब्रॉट हालांड प्रीमियर लीग नहीं बल्कि ला लीगा में जाना चाहता है, लेकिन उसमें अगर हम नीचे भी पढ़ें तो वो ये है कि एक्चुअली में वो रियल मैड्रिड में ही जाना चाहता है। और यहाँ पर उसने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर आप किसी भी क्लब के लिए सबसे पहला मूव कर रहे हैं मतलब अपने एजेंट को, तो वो क्लब रियल मैड्रिड होना चाहिए और कोई क्लब नहीं होना चाहिए। ही दैट रियल मैड्रिड इज़ हिज टॉप प्रायोरिटी। अब ये जितना प्रोज हैं यहाँ पे एक कौन सा आता है, और कौन सी आता है कि यार जो भी रियल अर्लिंग ब्रॉट हालांड के कैंप से रिपोर्ट्स रिवील हो रही हैं उसमें ये भी लिखा गया है कि एक्चुअली में अर्लिंग ब्रॉट हालांड अपने नेक्स्ट क्लब का मेन मैन होना चाहिए, यानी कि ही वांट्स टू लीड अ प्रोजेक्ट, जो कि सही बताऊं तो एक्चुअली में बार्सिलोना में होना ज़्यादा पॉसिबल है एज़ कम्पेयर टू रियल मैड्रिड। क्योंकि रियल मैड्रिड में एक तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें केलियन एम्बापे की तो यहाँ पे डेफिनेटली वो जो ईगो वाला प्रॉब्लम है ना वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि रियल मैड्रिड अगर दोनों को ही लेके आ रही है, जो कि वो लेके आ सकती है, बिल्कुल लेके आ सकती है, तो यहाँ पर वो मेन मैन किसको रखेगी। और यहाँ पर आपका क्या परसेप्शन है कि अगर आपको मतलब अगर हम माने कि डेफिनेटली अगर हालांड को मेन मैन ही बनना है तो आपके हिसाब से उसको रियल मैड्रिड में ट्राई करना चाहिए या फिर उसको बार्सिलोना में जाना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अब बात करते हैं यार एक्चुअली में राल्फ रागनिक की। अब देखो यार कल के मैच की अगर हम बात करें तो हर एक एंगल से मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है। चाहे हम बात करें प्लेयर परफॉर्मेंसेस की, प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कुछ प्लेयर्स के एटीट्यूड की, बॉडी लैंग्वेज की, उसमें रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडिस, सारे प्लेयर्स यहाँ पे मेंशन है। चाहे हम बात करें हैरी मैग्वायर की, अगेन लीडरशिप क्वालिटीज़ की। लेकिन अगर आई थिंक यहाँ पर अगर इससे हटें तो एक चीज़ और ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रही है वो है यहाँ पे राल्फ रागनिक की सिग्नेचर फॉर्मेशन 4-2-2 फॉर्मेशन।
अब देखो यार, यहाँ पे डेफिनेटली जो इसको क्रिटिसाइज करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि फैंस एक्चुअली बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आपकी सिग्नेचर साइनिंग है। और जब राल्फ रैंगनिक आया था तो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर हाइप थी कि भाई 4-2-2 से हम डोमिनेट करेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, रोनाल्डो पता नहीं कितने गोल स्कोर करेगा। पर्टिकुलरली मैं भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो ये चीज़ एक्चुअली में हमारे लिए वर्स हुई है। और डराने वाली चीज़ ये है कि एक्चुअली में हम लोग न्यूकासल और नॉर्विच के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अब आते देखो यार, डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमको एक टाइम जहाँ डेफिनेटली हमको क्रिटिसाइज करना चाहिए जब इसकी ज़रूरत हो, लेकिन एट द सेम टाइम हमको इसके लिए इतना ज़्यादा डेस्परेशन भी शो नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगेन यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग जो कमेंट सेक्शन करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, दैट मेक सेंस कि यहाँ पे प्लेयर्स तो वही हैं जिन्होंने ओले गुनार सोल्शायर को सैक करवाया था, तो यहाँ पे प्लेयर्स भी वही हैं एंड दे एक्चुअली नीड टाइम टू सेटल विद राल्फ रैंगनिक सिस्टम। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि राल्फ रैंगनिक का इसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स था। जब उससे पूछा जाए कि भाई 4-2-2 एक्चुअली में काम नहीं कर रही, तो उसने कहा कि यहाँ पर ये नहीं था कल के मैच में कि 4-2-2 सिस्टम वॉज एट द फॉल्ट, बट जो गलती थी वो थी यहाँ पे प्लेयर्स उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। विद अगेन उसने ये चीज़ तो कही कि देखो फिजिकलिटी भी नहीं थी, हमारे पास कंट्रोल भी नहीं था, हमारे पासिंग गलत थी, तो ये यहाँ पे उसने चीज़ कही। तो डेफिनेटली आप उसके रिस्पॉन्स से तो मान सकते हो कि 4-2-2 वो बहुत जल्दी हटाने नहीं वाला। अब यहाँ पे इसके पीछे के कुछ मैं आपको स्टैट्स रिवील करता हूँ। देखो यार, क्रिटिसिज्म के पीछे का डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशंस और हाइप बहुत थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है, मैटर स्टैट्स करते हैं और मैटर रिजल्ट्स करता है। स्टैट्स के हिसाब से कल यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 167 टाइम्स पोजीशन लूज़ किया था, जो कि सबसे ज़्यादा है। और अगर सेकंड रैंक की बात करें ना, तो 160 टाइम पोजीशन लूज़ किया था वैटफोर्ड के अगेंस्ट, जो कि इंटरेस्टिंगली ओले गुनार सोल्शायर का यहाँ पर लास्ट दिन था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो चीज़ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब है। राल्फ रैंगनिक 167 टाइम्स अगेंस्ट न्यूकासल और यहाँ पे 160 टाइम अगेंस्ट वैटफोर्ड, जहाँ पे ओले ने जॉब छोड़ी थी। लेकिन यार रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि 4-2-2 बिल्कुल ही नहीं हटा सकता। एक्चुअली में अब देखो फैन डिस्कशन की बात करें, कम्युनिटी फोरम्स की बात करें, तो फैंस के डिस्कशन में जो फॉर्मेशन चल रही है वो अभी भी लगे पड़े हैं कि 4-3-3 और 4-2-3-1 ही जाना चाहिए, जो हम ओले गुनार सोल्शायर के अंडर खेल रहे थे। लेकिन ओले और रैंगनिक की टेक्निकलिटी में डिफरेंस है, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन यार रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दोनों फॉर्मेशंस नहीं होने वाली। जो फॉर्मेशन होगी वो होगी 3-4-1-2 की फॉर्मेशन। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको रेफरेंस लेना है तो हमने टॉटनहम हॉटस्पर को जो 3-0 से हराया था, तो ओले गुनार सोल्शायर ने यही फॉर्मेशन डिप्लॉय की थी। इसके प्रोज बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़ा कौन सा है कि आप यहाँ पे विंगर नहीं खिला सकते, यानी कि जेडन सांचो, मार्कस राशफोर्ड वगैरह की इनको आप किस तरीके से खिलाओगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ऑफकोर्स डेफिनेटली आपको 3 सेंटर बैक्स चाहिए, और इस समय कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया कि एरिक बेई को यहाँ पे बुलाया गया है। विद वरान इज गुड एंड मैगवायर इज गुड, तो यहाँ पे बैक 3 से हम जा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यूवेंटस से, जहाँ पे सिचुएशन इंटरेस्टिंग भी बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा टेंस भी बनी हुई है। अब रिसेंटली आपको पता है कि यार मिनो रायोला ने डिलीट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया था कि भाई उसको पता है कि अपने करियर में नेक्स्ट बिग स्टेप उसे क्या लेना है, और इस कहते ही उसने यहाँ पे ट्रांसफर मार्केट में उसे अवेलेबल कर दिया था इनडायरेक्टली। अब तब तक उस स्टेटमेंट से पहले की बात करें तो यूवेंटस एक्चुअली में अनट्रेडेबल का यानी कि अनसेलेबल का टैग लगाती थी डिलीट पे। लेकिन उस कहने से बाद देखो डेफिनेटली आपको पता है मिनो रायोला बहुत इन्फ्लुएंशियल है ट्रांसफर मार्केट में, और क्लब्स में काफ़ी ज़्यादा भाई उसके मतलब हाथ में पावर रहती है नेगोशिएटिंग। और ऐसे में यूवेंटस अब कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी बदल रही है, और वो यहाँ पे मानती है कि डिलीट के जाने से वो 3 प्लेयर्स को लेके आ सकती है, और वो 3 प्लेयर्स होंगे दुसान व्लाहोविच, पॉल पोग्बा और यहाँ पर है रोमानियोली। अब डिलीट की बात कर लेते हैं, तो देखो डिलीट का जो रिलीज क्लॉज है वो 130 से 140 मिलियन यूरोस के आसपास का है। यहाँ पर चेल्सी डायरेक्ट इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 1-2 टॉप यूरोपियन क्लब्स और इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस टैग की बात करें तो अब यहाँ पे प्राइस टैग बताया जा रहा है कि ये 80 से 90 मिलियन यूरोस का हो सकता है, काइंड ऑफ उसी के आसपास का है जो कि यूवेंटस ने एक्चुअली में एएक्स को पे किया था, तो जो कि रिलीज क्लॉज से 30-40 मिलियन कम है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक्चुअली में आपके हिसाब से क्या कोई क्लब यहाँ पर इतने पैसे देना भी प्रेफर करेगा डिलीट के लिए? 90 मिलियन डिलीट के लिए, डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या है जस्टिफाइबल है या नहीं। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें 3 प्लेयर्स की, सबसे पहले बात करते हैं पॉल पोग्बा की। अब देखो यार पोग्बा के रिगार्डिंग शुरू में जब हम इस पर बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि देखो बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है, रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है, पीएसजी भी इंटरेस्टेड है और यूवेंटस भी इंटरेस्टेड है। अब आप बार्सिलोना को इक्वेशन से बाहर कर दो, आप रियल मैड्रिड को भी इक्वेशन से बाहर कर दो, अब जो 2 क्लब बचे हुए हैं वो है यूवेंटस और पीएसजी, और ऐसे में यूवेंटस इज द टॉप प्रायोरिटी अगर हम पोग्बा के पर्सपेक्टिव से ही बात करें, और अगर हम यूवेंटस के पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो दोनों के लिए एक दूसरे का मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा नोट देता हूँ कि एक्चुअली में अभी यूवेंटस का जो करंट मिडफील्ड है
वहाँ पर यहाँ पर यूवेंटस प्रेफर करते हैं कि भाई यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम यहाँ पे पॉल पोग्बा को लेके आएंगे। अब इस सिचुएशन में यूनाइटेड की बात करते हैं तो देखो यूनाइटेड चाहती तो है कि पॉल पोग्बा अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, लेकिन जो पॉल पोग्बा की डिमांड है दैट ही वांट्स टू बी द हाईएस्ट अर्नर, वो यहाँ पे बिल्कुल ही वेक है। और इसके लिए तो मैं भी कब से कह रहा हूँ कि भाई नहीं, अगर एक ऐसा प्लेयर जो कि हार्डली कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इसी जब भी हम फॉर्मेशन चेंज करते हैं, हम सिस्टम चेंज करते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि सबसे पहले बाहर जाता है, ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि सबसे पहले कंट्रोवर्सीज में आता है, ये ऐसा प्लेयर है जिसको 4-5 साल बाद भी हम कहीं ना कहीं अभी भी लॉयल्टी के लिए चिल्ला रहे हैं कि क्या लॉयल्टी है ये, मतलब डेफिनेटली फिर हम यहाँ पे इस चीज़ को नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है एट द करंट सिनेरियो की बात करें। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, वो है दुसान व्लाहोविच। अब ये तो डेफिनेटली सबको पता है कि दुसान व्लाहोविच इस समय भाई ऐसी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में चल रहा है इन हिज करियर, और डेफिनेटली अभी ये स्ट्राइकर्स की बात करें तो वो वन ऑफ द बेस्ट और हॉटेस्ट प्रॉपर्टी बनी हुई है ट्रांसफर मार्केट में, अलॉन्गसाइड अर्लिंग ब्रॉट हालैंड, किलियन एम्बापे और बाकी। अब इसके रिगार्डिंग जो इंटरेस्टेड क्लब्स हैं वो आर्सेनल भी है, वो स्पर्स भी है, वो मैनचेस्टर सिटी भी है, और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इतू सा चांस है बार्सिलोना का भी। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेयर एम्बिशन की बात करें तो वो यहाँ पे सीरिया में रहने की है, और पर्टिकुलरली ही वांट्स टू स्विच टू यूवेंटस। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स पहले भी आई थी कि जब आर्सेनल से काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहा था कि आर्सेनल उसको अप्रोच कर रही है, लेकिन यहाँ पर कम बैक वो नहीं आ रहा, यहाँ पर रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वहाँ पर यही बताया जा रहा था कि यूवेंटस में जाना चाहता है। और ऐसे में यूवेंटस ये मानते हैं कि जो डिलीट से पैसा आएगा उस पैसे से हम यहाँ पे दुसान व्लाहोविच को खरीद सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो दो हैं रोमानियोली और पोग्बा वो यहाँ पे फ्री एजेंट के तौर पे आएंगे, तो यहाँ पर दुसान व्लाहोविच को लेके आया जा सकता है। बात करते हैं रोमानियोली की, एसी मिलान का सेंटर बैक। अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो कि सिमोन शायर यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, तो एसी मिलान डज नॉट हैव इनफ डेप्थ सेंटर बैक में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रोमानियोली का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो आप कह सकते हो कि यूवेंटस एक्चुअली में उसको फ्री एजेंट के तौर पे लेके आ सकती है। और ऐसा माना जाता है कि रोमानियोली भी इटालियन है, चेलेनी भी इटालियन है, बोनुची भी इटालियन है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इनके बीच जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन सकती है, और ही विल बी अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मैथियस डिलीट। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि डिलीट के लिए 90 मिलियन कोई देगा यहाँ पे इस समय, इस करंट टाइम में, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। एंड डू लेट मी नो कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब चेल्सी से। तो भाई चेल्सी की रिगार्डिंग जो 3 सेंटर बैक्स की सिचुएशन है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, एस्पिलिक्वेटा, क्रिस्टेंसन एंड एंटोइन रोडिगर। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आज पर्टिकुलरली हम बात करेंगे एस्पिलिक्वेटा की, और इस समय बार्सिलोना ना ही सिर्फ सीरियस टारगेट सीरियस ऑप्शन है एस्पिलिक्वेटा के लिए, बल्कि बार्सिलोना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो एस्पिलिक्वेटा को साइन कर लेंगे। अब इसके रिगार्डिंग देखो काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिएक्शन है फैन की तरफ से। कुछ लोग अब मेरे को लगता है कि इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का जो फैंस को एक पॉइंट मिला है वो है सिर्फ उसकी एज। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 32 साल का है, ही वोंट एक्चुअली एड अप एनीथिंग। अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। मेरे को लगता है कि इस समय यहाँ पर बार्सिलोना की उस बैक लाइन को एक एग्रेसिव, एक्सपीरियंस्ड और एक बहुत ही मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन सेंटर बैक की ज़रूरत है, एंड एस्पिलिक्वेटा इज़ एक्चुअली अ दैट, और वो साथ के साथ लीडर भी है। यस, जेरार्ड पीके को आप कह सकते हो, बट मेरे को लगता है कि एस्पिलिक्वेटा इज़ डेफिनेटली नीडेड इन दैट बैक लाइन। और ऐसे में आप कह सकते हो कि ज़ावी हर्नांडेज़ अगेन इस डील को पूरा करने में बहुत ज़्यादा की है, और एस्पिलिक्वेटा एक्चुअली में उस प्लेयर एम्बिशन के ये हैं कि वो बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहता है। ये इस समय की सिचुएशन बनी हुई है। बट डू लेट मी, मेरे को लगता है कि यार देखो डेफिनेटली आप वर्ल्ड क्लास टैलेंट के पीछे चाहो, आप डिलीट को साइन करो, जूल्स कोंटे को साइन करो, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एस्पिलिक्वेटा को फ्री एजेंट के तौर पे ले आ सकते हो तो आप ज़रूर लेके आओ। अगेन क्रिस्टेंसन के रिगार्डिंग थोड़ा डाउट है, बट आई थिंक एस्पिलिक्वेटा का तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं चेल्सी की लेफ्ट बैक सिचुएशन के लिए। अब देखो अभी तक तो ये था कि शायद से जो बेन चिलवेल है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी और वो यहाँ पे इस सीज़न के किसी भी पॉइंट पे आ सकता है चेल्सी के लिए, लेकिन अब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है एंड ही विल बी आउट फॉर द होल सीज़न। तो ऐसे में यहाँ पे देखो सर्जिनो डेस्ट को हम साइड कर देते हैं, जो कि हमने पहले बात करी थी। 2 प्लेयर्स यहाँ पे है जिसको चेल्सी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पहला है यहाँ पर लूका डीनिये, और उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले चेल्सी उसको ही अप्रोच करेगी विद द सीजन लॉन्ग लोन। अब उसमें ऑप्शन होगा बाय करने का या नहीं होगा ये अभी पता नहीं, लेकिन एक्चुअली में आप मान के चल सकते हो कि लूका डीनिया इज़ डेफिनेटली गोइंग आउट ऑफ एवर्टन, क्योंकि उसका राफा बेनिटेस के साथ टाका भिड़ चुका है, मतलब उल्टे वाला। इसी तरह जो दूसरा प्लेयर है वो होने वाला है एएक्स का लेफ्ट बैक टैग्लियाफिको, जो एक टाइम पे बहुत हॉटेस्ट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, चाहे बार्सिलोना की बात करें, उसके बाद हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, लेकिन तब उसने एएक्स पे रहना सही समझा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका एएक्स वाला स्पेल अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे में टैग्लियाफिको भी एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो कि चेल्सी एक्चुअली में जा सकती है,
लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लूका डिनिया इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो ये इस समय की यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। इसी के साथ बात करते हैं गिव अवे के रिजल्ट्स की। तो भाई गिव अवे के रिजल्ट्स मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अनाउंस कर दिया है, तो डू मेक श्योर कि जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है अपनी प्रोफाइल का लिंक, आप वहाँ जाके फॉलो करें, वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट करें और वहाँ पे जाके रिजल्ट्स देख सकते हैं। और जो भी जीता है सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड डू मेक श्योर कि आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मेरे को मेल कर दें, वहाँ पे मेरी मेल आईडी पर, वहाँ पे अपने जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन हैं वो मेरे को प्रोवाइड करें। बाकी जो लोग नहीं जीते तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं जीता, मैं तो आज तक नहीं जीता, बल्कि दो तीन मम्मी पापा के अकाउंट से मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन आज तक नहीं जीता। लेकिन डू मेक श्योर कि आप चैनल पे ज़रूर बने रहें, क्योंकि गिव अवेज हमेशा होते रहेंगे। तब तक के लिए आज स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।